चलिए, सोशल प्रॉब्लम एंड इश्यूज़ इन इंडिया में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक के वाया आप भारत की जो इस समय मौजूदा परिस्थिति है पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में, वो आंकड़ों के हिसाब से जानना अलग बात है, लेकिन भारत के लिए वो कैसे फ़ायदेमंद है, किन कारणों से नुकसानदायक है, आप इसे समझेंगे। पॉपुलेशन क्यों एक बड़ी सामाजिक समस्या है, आप ये समझेंगे। पॉपुलेशन इन द सेंस जब वो लिमिट के आगे चली जाती हैं। भारत दुनिया भर में कहाँ स्टैंडिंग रखता है, पॉवर्टी, इलिटरेसी, हंगर, माल न्यूट्रिशन, सोशल इकोनॉमिक डेप्रिवेशंस, इन सब से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कैसे कनेक्टेड है, हम सुंदरता से इसे समझेंगे। योजनाएं किस दिशा में आनी चाहिए, हम ये भी समझेंगे। शुरुआत करते हैं। पहले आपके सामने कुछ लेटेस्ट आंकड़े रखे जाएंगे और फिर उनके बाद हम अपनी स्टोरी शुरू करेंगे। यहाँ से हमने कॉजेज़ पकड़े हैं जहाँ से मुख्य कहानी की शुरुआत होगी। चलिए, पहले इन आंकड़ों को देखिए, आपको भारत की मौजूदा स्थिति क्लियर हो जाए, द प्रेजेंट सिचुएशन, ताकि आप टॉपिक से बेहतर कनेक्ट हो पाएँ। देखिए, इंडियाज़ पॉपुलेशन right now in 2023 in the month of April was 142.8 करोड़, यानी कि भारत लगभग 143 करोड़ की जनसंख्या का एक देश बन चुका है। पहले अक्सर ये डाटा बताया जाता था 2017 और 18 के दौरान यूनाइटेड नेशन के पॉपुलेशन डाटा के द्वारा और भारत के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, कि इंडिया लगभग 10 सालों में चाइना को सरपास कर जाएगा। एनुअली जिस ग्रोथ रेट से इंडिया चल रहा है वो उसे सरपास करेगा, लेकिन ये 2028 या 27 तक होना था, ये 4 साल पहले हो गया। आपने इसे 2023 में ही अचीव किया, यानी कि भारत आज दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मुल्क है, द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, ओके। और वो है 143 करोड़। तो लगभग कितना ग्रो करे होंगे हम। अगर हम 2011 का सेंसस इंडिया का देखें तो भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी, 121 करोड़, और अब हम आ गए हैं ऑलमोस्ट 143 करोड़। बट ये ईयर 2023 है। अगर हम उसे 10 ईयर्स पर ही देखें, ईयर 2021 के अराउंड ही अगर देखें, जब सेंसस आना बनता था, तो अप्रॉक्स भारत ने 20 करोड़ लोग, यानी कि 200 मिलियन लोग और ऐड कर दिए। 2001 से 2011 के सेंसस तक इंडिया ने अप्रॉक्स 180 मिलियन पीपल ऐड किए थे, यानी कि 18 करोड़ पॉपुलेशन ऐड की थी, जो कि उस समय में 18% का एडिशन था। जो भी 2001 की पॉपुलेशन थी उस पर 18% का एडिशन हुआ और वो बढ़ करके हो गई लगभग 121 करोड़। आज के समय में भारत ने कम जनसंख्या विकास दर, यानी कि लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के साथ भी 2011 को बेस ईयर बनाते हुए स्टिल 20 करोड़ के अराउंड पॉपुलेशन ऐड कर दी है। क्योंकि 2001 के मुकाबले 2021 में 2011 में जो बेस पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगी ना, तो कम दर के साथ भी अगर आप ऐड कर रहे हैं, लो रेट के साथ भी ऐड कर रहे हैं, तो फिगर बड़ा आ गया 2001 से 2011 के मुकाबले में। तब 18 करोड़ ऐड की, अब आपने 20 करोड़ ऐड की, तब 180 मिलियन, अब 200 मिलियन, और प्रेजेंटली भारत 143 करोड़ पे खड़ा है। वाइल इंडियाज़ पॉपुलेशन growth has slowed remarkably over the last few years, it is still going faster than China. This is very important thing. भारत लंबे समय से अपनी एनुअल और डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल करता आ रहा है। भारत ने 9th 5 ईयर प्लान के दौरान, यानी कि 1997 से 2002 के बीच में, ये टारगेट लिया था कि भारत की एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 2% के नीचे आ जाए। 10वें 5 ईयर के प्लान के दौरान भारत का ये टारगेट अचीव भी हुआ। 11वें 5 ईयर प्लान 2007 से 2012 के बीच में भारत की एनुअल ग्रोथ रेट समवेयर अराउंड 1.6% के अराउंड आई भी। तो 1.6% के अराउंड एनुअली ग्रोथ रेट अचीव करने का हमारा टारगेट रहा, यानी कि डेकेडल समवट 16% ग्रोथ रेट अचीव करने का टारगेट हमने रखा।
तो लगातार हम अपनी एनुअल ग्रोथ रेट को कंटेन करते आ रहे हैं, कंट्रोल करते आ रहे हैं। मतलब जिस मैनर में हम पहले एक्सेलरेट करते थे, आज हम उससे कम रफ्तार से एक्सेलरेट कर रहे हैं, बट स्टिल हम आगे की ओर ही बढ़ रहे हैं। आई बात समझ में? ब्रेक सप्लाई हो रही हैं, ग्रोथ रेट कम हो रहा है, बट अब क्योंकि पॉपुलेशन का बेस इतना बड़ा है, तो उस पर कम दर से भी जो बढ़ोतरी हो रही है, वो हमारी बढ़ोतरी को चाइना की बढ़ोतरी से ज़्यादा बनाए हुए है। मतलब चाइना ने बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लगा लिए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस सेंचुरी के एंड तक, यानी कि ये 2023 है, जब 2100 शुरू होगा, तो आज चाइना लगभग 142.6 करोड़ के अराउंड है, तो यही चाइना 100 करोड़ के नीचे आ जाएगा। यानी कि चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग फेज़ में है, और इस सेंचुरी के एंड होते होते चाइना वापस से 1 बिलियन मार्क के नीचे आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? डन? 1 बिलियन मार्क के नीचे आ जाएगा। ठीक है ये टर्म? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? दुनिया की पॉपुलेशन कितनी होगी इस समय अगर सोचा जाए तो? जैसे भारत की लगभग 143 करोड़ है, पूरी दुनिया की कितनी होगी? लगभग कितनी? अब 1 छोड़िए, 8 बिलियन बहुत है। दुनिया की पॉपुलेशन है 8 बिलियन। आज भारत ने चीन को पास किया है, और इसी समय में विश्व की जनसंख्या 8 बिलियन के अराउंड है। ओके, 8 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो धीरे धीरे चाइना 100 करोड़ के नीचे आएगा, मतलब जनसंख्याएं घटेंगी। आज यूरोप इसी फिनोमेना से घिरा हुआ है। वहाँ की पॉपुलेशन एजिंग में एंटर कर चुकी, यानी कि वहाँ की जनसंख्या बुढ़ापे की ओर बढ़ रही है। इसीलिए उन्हें एंट्री लेवल जॉब्स के लिए माइग्रेंट्स की नीड है, और वो माइग्रेंट्स जब वहाँ पर आते हैं, धीरे धीरे अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को स्टेबल करने के बाद वो वहाँ पर पॉलिटिकल राइट्स अचीव करना चाहते हैं। फिर वो सोसाइटी को अपने हिसाब से परिवर्तित करना चाहते हैं, और फिर वहाँ पर आते हैं क्लैशेस। तो आज यूरोप में जो भी क्लैशेस हो रहे हैं, उनको हमें लार्जर सेंस में डेमोग्राफिक चेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। चाहे स्पेन में जो हालात बने हैं, चाहे फ्रांस में, चाहे ब्रिटेन में, बी इट एनीथिंग, तमाम डेवलप्ड कंट्रीज़ जिन्होंने बहुत पहले ही पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर लिया था, आज वो एजिंग में एंटर कर जाने के कारण एंट्री लेवल जॉब्स को मेंटेन करने के लिए पॉपुलेशन यंगस्टर्स की कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। इसीलिए इन्हें दुनिया के दूसरे इलाकों से, ओवर पॉपुलेटेड एरिया से लोगों को अपने मुल्क में माइग्रेट कराना पड़ता है। पर कोई भी व्यक्ति जब माइग्रेंट के रूप में आपके पास आता है, वो अपनी सोसाइटी, कल्चर, कस्टम, मैनर सब कुछ साथ में लेके आता है, और वो वहाँ पर आपसे राजनीतिक अधिकार भी मांगता है। तो अल्टीमेटली जो एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ होती हैं और जो नई अपकमिंग सोसाइटीज़ हो रही हैं, उनके बीच में क्लैशेस होते हैं, क्योंकि वही लिमिटेड स्पेस है और हर कोई उसी स्पेस में अपने लिए फ्रीडम चाहता है, और फिर एक फ्रीडम दूसरी फ्रीडम से क्लैश करती है। ओके, तो माइग्रेंट्स जो हैं वो नीड हैं डेवलप्ड नेशंस की, माइग्रेशन उनकी नीड है, बट दूसरी तरफ वो उन्हें अधिकार देना नहीं चाहते, वो उन्हें वो पॉलिटिकल फ्रीडम देना नहीं चाहते जो उनके नेटिव्स के पास है, जो उनके खुद के पास है। ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, समझना ज़रूरी है कि वाइल इंडियाज़ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ स्लोड रिमार्केबली, स्लो हुई है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, इट इज़ स्टिल गोइंग फास्टर देन चाइना। हम चाइना से फिर भी तेज़ जा रहे हैं। ओके, देखिए अभी इस बार यूपीएससी में ये क्वेश्चन था, जिसको ऐसे क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं जो इसी तरह की जनरल स्टेटमेंट्स पर खड़े रहते हैं, जो कॉन्सेप्ट वाइज बहुत स्पेसिफिक होती है। वो क्वेश्चन यही था कि एरेबल यानी कि एग्रीकल्चर लैंड में भारत में चीन से ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी भारत की चीन से ज़्यादा है, प्रोडक्शन भारत चीन से ज़्यादा कर रहा है। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा क्वेश्चन जिसके लिए आदमी ये सोचेगा कि अब हम इंडिया और दुनिया के सारे मुल्कों को कंपेयर करके पढ़ें। जिस कॉन्टेक्स्ट में कंपैरिजन होता है, उसी कॉन्टेक्स्ट में हमें कंपैरिजन में पढ़ना है। चाइना के मुकाबले भारत के पास सिर्फ 35 to 40% ही लैंड है। ओके, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए।
जितनी भूमि चीन के पास है उसके मुकाबले 35 से 40% भूमि ही भारत के पास है। पूरे वर्ल्ड की 2.4% लैंड ही इंडिया के पास है, लेकिन पूरे वर्ल्ड की अप्रॉक्स 18% पॉपुलेशन को इंडिया उसी 2.4% लैंड से सेटिस्फाई करता है। इसी तरह से चीन के मुकाबले हमारे पास चीन के कंपैरिजन में 35 से 40% भूमि ही है, पर आज हमारी जनसंख्या चीन से ज़्यादा है। और भी बहुत से अंतर हैं भारत और चीन के बीच में। तो आज हमारी जनसंख्या का विकास दर यकीनन घट रहा है, लेकिन चीन के मुकाबले आज भी हम तेज़ी से नई जनसंख्या को जोड़ रहे हैं। बस इस फैक्ट को आपको याद रखना है कि आप नई पॉपुलेशन उनसे तेज़ी से ऐड कर रहे हैं, उनकी गिरावट की ओर चल गई है, आपकी एडिशन की ओर चल रही है। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। विद द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ 1.2%, मैंने आपको बताया था कि एनुअली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हम 1.6% के टारगेट लेके चले हुए थे। तो आज की डेट में हम मौजूदा समय में खड़े हैं, 2022-23 का समय चल रहा है। तो इस समय में अब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर हम 1.2% के हिसाब से लेके चलें तो 2030 तक इंडिया के पास 1.53 बिलियन पॉपुलेशन होगी, यानी कि 2030 तक भारत की जनसंख्या 150 करोड़ होगी और 2070 तक भारत 170 करोड़ का मुल्क होगा। यानी कि 2070 में आपके पास 1.7 बिलियन पॉपुलेशन होगी। मतलब आप कंटिन्यूसली पॉपुलेशन ऐड करते जा रहे हैं 1.2% ग्रोथ रेट के साथ अगर आप चलते हैं तो। ओके, ये पॉपुलेशन फिगर्स इंपॉर्टेंट है कि इंडिया आगे आने वाले समय में कहाँ स्टैंडिंग रखता है। लेकिन जहाँ एक तरफ यहाँ पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट नज़र आ रहा है, वहाँ एक फैक्ट समझना होगा। वो क्या? हमारी ग्रोथ रेट डिक्लाइनिंग फेज़ में है। इसका मतलब जितनी जनसंख्या पैदा हो चुकी थी वो एडल्ट होगी और बच्चे पैदा करेगी आगे। तो आपने ग्रोथ रेट डिक्लाइन में ले भी आ रहे हैं, घटा भी रहे हैं, बट स्टिल जो पैदा हो चुके हैं वो यूथ एज में आने के बाद शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, तो वो पॉपुलेशन में एडिशन कर रहे हैं, वो यहाँ दिख रहा है। लेकिन ग्रोथ रेट घट जाने की वजह से जो नए बच्चे ऐड होने हैं सोसाइटी में, वो जब आगे बड़े होंगे उनकी जनसंख्या घटती नज़र आ रही है। तो इन्हीं वर्षों के दौरान ये भी ट्रेंड नज़र आएगा। इट्स चाइल्ड पॉपुलेशन that is those below the 15 year of age is projected to come down by 20% over the next 32 years। यानी कि लगभग 2052 तक, 2050 तक हमारी जो चाइल्ड पॉपुलेशन है, चाइल्ड पॉपुलेशन जो 15 साल से नीचे की जनसंख्या कहलाती है, वो 20% तक घट जाएगी। ओके, 20% तक घट जाएगी। मतलब 2050 के आगे आगे जाते जाते पॉपुलेशन को नए यूथ की जो एक सप्लाई मिलनी है, जो फर्दर पॉपुलेशन में एडिशन करते हैं, वो सप्लाई धीरे धीरे चोक होती जाएगी, धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी, धीरे धीरे बंद होती जाएगी। ओके, ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने एक तरफ से पानी छोड़ रखा है बहुत बड़ी मात्रा में और एक चैम्बर में वो कलेक्ट हो रहा है। अब जितना तो छूट गया है और चैम्बर में कलेक्ट हो रहा है, उसको आगे आप ड्रेन के वाया खेतों में सप्लाई कर रहे हैं क्योंकि चैम्बर भरा हुआ है। बट आगे आगे पीछे से पानी की सप्लाई रिड्यूस होती जा रही है। कितनी? 20% तक घट जाएगी। तो पानी की सप्लाई जैसे जैसे पीछे से घट जाएगी, चैम्बर भी फिर उतनी स्लोली फिल होगा। फिर जितनी स्लोली फिल होगा, आगे खेतों में पानी उतनी ही महीन, उतनी ही पतली धारा में जाएगा और एक समय में वो 20% घटते 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 हो सकता है वो रह ही 20% जाए। तो फिर बहुत पतला सा पानी चैम्बर में आएगा और चैम्बर से आगे फिर खेतों में भी उतना ही पतला सा पानी जाएगा। यूरोप के कई मुल्क और जापान इसी परिस्थिति में आ चुका है। बहुत थोड़ी पॉपुलेशन नई ऐड होती है नीचे, बिल्कुल बेस में। जो पॉपुलेशन पहले से ऐड हो चुकी है बस वही पॉपुलेशन वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। इसलिए बूढ़ों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल किसी जंगल की तरह कि नए पौधे बहुत कम ऐड हो रहे हैं। अब जो ऐड हो चुके हैं वही कॉम्प्रिहेंसिव फॉरेस्ट बन चुके हैं। तो जितनी भी नई जनसंख्या ऐड होनी है बच्चों की, उसमें 20% तक कटौती हो जाएगी अगले 30 सालों के दौरान। वो इसी का नतीजा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को आप कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, बट अब जो पहले से आ चुकी है उसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रो होती भी दिखेगी और वो 2030 तक 150 करोड़
और 2070 तक वो 170 करोड़ हो जाएगी। ओके, मतलब चाइना ने हमसे बहुत पहले ही डिक्लाइनिंग ट्रेंड अचीव कर लिया है, हम उस पाथ पर अब आ रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा, समय लगेगा उसमें। ओके, सो ये फैक्ट है। विद अ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ 1.2%, इंडिया इज़ प्रिडिक्टेड टू हैव मोर देन 1.53 बिलियन पॉपुलेशन बाय 2030 and 1.7 billion population by 2070, but its child population, that is those below 15 years of age, is projected to come down by 20% over the next 32 years. डाटा 2018 में दिया है, तो 32 ईयर्स 2050 में कंप्लीट होते हैं। ओके, अब ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इसको कंट्रीब्यूट करने में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, वो ये हैं। जैसे अगर हम भारत का एनालिसिस बर्थ रेट के हिसाब से करें, बर्थ रेट आप किसे मानते हैं? देखिए, जब यहाँ पर ये बर्थ रेट की बात की गई है, तो दैट इज़ पर थाउजेंड, जो पर थाउजेंड पॉपुलेशन है, हर एक पर थाउजेंड पॉपुलेशन पर कितने लाइव बर्थ हो रहे हैं, दैट इज़ अ बर्थ रेट। ओके, और पर थाउजेंड पॉपुलेशन पर कितनी डेथ हो रही हैं, दैट इज़ अ डेथ रेट। इस तरह से बर्थ और डेथ रेट दोनों का जो बैलेंस निकलता है वो पॉजिटिव में निकला है तो जनसंख्या बढ़ेगी। अगर डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज़्यादा है, ऑब्वियसली अगर नेट ज़ीरो आ गया है तो जनसंख्या जस की तस रहेगी, और अगर नेगेटिव में आ गया है तो जनसंख्या घटेगी। दैट्स ऑल। भारत के केस में अभी बर्थ रेट डेथ रेट से कहीं ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है। दैट्स ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। 2009 में, अब ये नीति आयोग का डाटा है, 2009 में बर्थ रेट 22.5 था। ओके, तो जब हम ये आंकड़े कलेक्ट करते हैं तो ये वर्ड बर्थ पर थाउजेंड क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है? देखो, सपोज़ करो इस देश की जनसंख्या सिर्फ 10,000 है, 10,000 है, हमने हज़ार के 10 सैंपल बना लिए, हर 1000 पर कितने नए बच्चे ऐड हो रहे हैं हम वो लिखते जाएंगे। तो सपोज़ करो 1000 पर 20 नए बच्चे ऐड हो रहे हैं, तो हज़ार के ऐसे 5 हुए, तो फिर 10,000 पे कितने नए ऐड हो रहे हैं? 100 बच्चे। 10,000 पे कितने ऐड हो रहे हैं? 100 बच्चे। सिंपल, वो आपके ऊपर है, आप पर लैख पे करना चाहते हो, पर थाउजेंड पे करना चाहते हो। मेजॉरली बर्थ रेट का डाटा पर थाउजेंड के सैंपल के हिसाब से लिया जाता है, पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसा ही होता है। ओके, तो बस ऐसे इमेजिन करो कि देश में टोटल जनसंख्या ही 10,000 है और हज़ार पर हम देख रहे हैं कि कितने नए बच्चे ऐड हो रहे हैं, तो वो बताया जा रहा है कि इतने ऐड हो रहे हैं, तो फिर टोटल 10,000 के हज़ार वाले 10 बैच बने होंगे, तो फिर 10 बैच अगर बने हैं तो 20 बच्चे अगर ऐड हो रहे हैं तो टोटल कितने बच्चे ऐड हो गए? 200। ओके, 20 into 100 दैट इज़ 20 into 10 200, 200 बच्चे ऐड कर दिए। दैट्स ऑल। 10,000 पे करोगे तो 200, 1000 पे करोगे तो 20, वो इतनी सी कहने की बात है। तो यहाँ पर 1000 वर्ड यूज़ होगा, मैंने लिखा नहीं है, आप इमेजिन कर लेना। तो 2009 में पर 1000 पॉपुलेशन पर 22.5 चाइल्ड एग्जिस्टेंस में आ रहे थे। ये घट करके 2016 में पर 1000 पॉपुलेशन पे 20.4 पे आ गए, और ये घटकर 2022 में पर 1000 पॉपुलेशन पे 16.42 पे आ गए। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2009 में हर 1000 की जनसंख्या पर लगभग 23 बच्चे पैदा एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। 2016 में लगभग वो 20 हो गए और 2022 तक आते आते लगभग 16 हो गए। तो 2009 से तो 2022 तक आते आते ये काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ गया, लगभग 22-23 से घट करके 16-17 तक आ जाना, लगभग 5 कम बच्चे पैदा हो रहे हैं हर 1000 पर। अब पिछले 2009 से 2022 तक आते आते 5 कम बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो हम ग्रोथ रेट में तो नीचे आ रहे हैं धीरे धीरे, पर स्टिल अभी भी भारत में 16 बच्चे पैदा हो रहे हैं पर 1000 पे। ये चीन से ज़्यादा है, ये फिगर बड़ी है। उसका उदाहरण मैं यहाँ से देता हूँ कि इंडिया में एन एवरेज हर रोज़ 86,000 बेबीज़ पैदा हो रहे हैं, वहीं चाइना में हर रोज़ 49,400 बेबीज़ पैदा हो रहे हैं। तो भारत में प्रतिदिन 86,000 बच्चे जन्म ले रहे हैं और चीन में 49,000। तो ये तो फिर फ़र्क है। ओके, दैट इज़ द डिफरेंस। वो बहुत कंट्रोल कर गए, हम कंट्रोल कर रहे हैं।
सो दैट इज़ द बर्थ रेट ऑफ इंडिया। आज इसके आसपास है, MCQs यहीं पर आते हैं, ध्यान रखना है, रीसेंट डाटा पूछा जाता है और लेक्चरों की हमारी यही खासियत है कि बुक के कंटेंट के साथ रीसेंट कंटेंट हम इंड्यूस करके चलते हैं। अब डेथ रेट भारत में कितनी चल रही है? 2021 का डाटा बताता है कि पर 1000 पे 9.45 डेथ्स हैं, अप्रॉक्स 9.45 डेथ पर 1000 पे। ओके, बट अब आप यहाँ पर देख लीजिए 16.42 बर्थ हो रहे हैं पर 1000 पे और 9.45 डेथ हो रही हैं पर 1000 पे। ऑलमोस्ट आधा आधा चल रहा है दोनों आपस में। तो फिर नेट एडिशन ही हो रही है। 16.42 में से 9.45 माइनस करिए, 9.42 ही माइनस कर दीजिए, नेट कितना बच रहा है? उतने बच्चे, उतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। कितना बचा नेट? 7। तो 7 हमने नेट गेन किए हैं, 7 हमने नेट गेन किए। ठीक है जशन, कितने नेट गेन किए? 7। ओके गुड। चलो अब इसमें एक डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है जशन, टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR। जानते हो ये क्या होता है? देखो, कोई भी एक देश है, कोई भी एक सोसाइटी है, हमें वहाँ पता लगाना है कि कोई भी एक वुमेन अपनी फर्टाइल एज में, जो फर्टाइल एज अमूमन ली जाती है 15 ईयर से 49 ईयर के बीच में, तो कोई भी एक वुमेन अपनी फर्टाइल एज में कितने बच्चे पैदा कर रही है या कितने बच्चे धारण कर रही है, ये टोटल फर्टिलिटी रेट कहलाता है। ओके, उस सोसाइटी का TFR। तो ऐसे में जब 1950 की बात करता हूँ, जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय में इंडिया में एक वुमेन अपनी फर्टाइल पीरियड के दौरान 6 बच्चे पैदा करती थी। और आज भारत का TFR रिप्लेसमेंट लेवल के भी नीचे चला गया है और वो है 2.05। यानी कि आज भारत में एक वुमेन अपनी फर्टाइल एज में लगभग 2 बच्चे पैदा करती है। ओके, तो आप कितने नीचे आए हैं ये भी देखना ज़रूरी है। पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो सबसे ब्यूटीफुल डाटा है वो है 2.1। इसे पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट फिगर कहते हैं। यानी कि पुरानी पॉपुलेशन को अगर नई पॉपुलेशन से रिप्लेस करना है, यानी कि पुराने 2 खिलाड़ी रिटायर हो रहे हैं टीम में से, क्रिकेट टीम में से, उसकी जगह पे 2 नए एंटर कराने हैं, तो ये वाला फिगर है 2.1। पूरी दुनिया इसी फिगर को अचीव करना चाहती है। जो इस फिगर से नीचे चले गए हैं उनकी पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है। जो इस पॉपुलेशन के बहुत ऊपर हैं, बहुत आगे 4, 5, 6, वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की स्थिति में जा रहे हैं। और जो बिल्कुल यहीं पे बैठे हैं 2, 2.1, 2, 2.1, उनकी पॉपुलेशन बिल्कुल बैलेंस में चल रही है। अमेरिका भी यही है, भारत भी आज वहाँ पहुँच चुका है। ओके, तो 2.1 इज़ द फिगर that is population replacement figure, and India is somewhere now on the population replacement figure, that is 2.05. It is the latest data of Indian Express of month April, I guess, of year 2023. आज भारत यहाँ पर पहुँच चुका है। तो बर्थ रेट आपका लगभग 22.5 से कम होकर 16.5, डेथ रेट आपका लगभग 9.5 चल रहा है। टोटल फर्टिलिटी रेट में अच्छी अचीवमेंट, 6 पे थे 1950 में, आज 2 पर आ चुके हों। तो हर तरफ काम हो ही रहा है। तो बंद करो। तो यही समझाना चाहता था मैं। टोटल फर्टिलिटी रेट 2.05 2023। अब ये लाइन दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 86,000 बेबीज़ वाली, ये मैंने पहले ही पढ़ दी है। अब कुछ फिगर्स और समझिए इंडिया के बारे में ताकि चैप्टर समझ में आए। देखिए 68% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इज़ बिटवीन 15 to 64 ईयर ओल्ड। किसी भी सोसाइटी में इस एज ग्रुप को वर्किंग एज ग्रुप कहा जाता है। 15 से 64 ईयर का जो एज ग्रुप है, इट इज़ अ वर्किंग एज ग्रुप। भारत में 68 पर टोटल पॉपुलेशन का 68% पॉपुलेशन 15 से 64 ईयर की एज में फॉल करता है। तो आप देख सकते हैं कि अप्रॉक्स 70% जनसंख्या आपकी वर्किंग एज सेक्शन में आती है। काम ही काम करने वाले लोग हैं। डिपेंडेंट पॉपुलेशन सिर्फ 30-32% ही है। तो मतलब आपके पास तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बर्डन है ही नहीं कोई। डेमोग्राफी को अगर मैं स्टडी करूं, डेमोग्राफी दैट इज़ अ सिस्टमिक स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिया, इंडिया इज़ फुली इन द स्टेट ऑफ द डिविडेंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी के वाया, पॉपुलेशन के वाया, तो इंडिया डिविडेंड की स्टेट में, मतलब
मुनाफे लाभ कमाने की स्टेट में है, बट डिपेंड ये करता है कि इंडिया की यही वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी स्किल्ड है, कितनी एम्प्लॉयड है। अगर एम्प्लॉयमेंट है तो डिविडेंड है, लेकिन अगर वही पॉपुलेशन अनस्किल्ड है और कोई एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, देश की परिस्थितियाँ बिगाड़ भी देगी, वो बर्डन भी बन जाएगी। तो इंडिया इज़ गोइंग थ्रू द स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, ओके, दैट इज़ द डेमोग्राफिक डिविडेंड. When someone will discuss about the demography of India, India is exactly in the stage of dividend. 15 से 64 वर्ष के जो लोग हैं वो लगभग 68% हैं. 2022 का यूनाइटेड नेशन का पॉपुलेशन डाटा बताता है. उसके बाद पीपल एज्ड 65 एंड अबव, दैट इज़ 7%. सिर्फ 7% लोग ही वो हैं जो 65 या उससे ऊपर की आयु के लोग हैं, यानी कि जो सही मायने में निर्भर करते हैं किसी और पे. The dependent population. 27% of the population is between the ages of 15 to 29. 15 से, अब हम 15 से 64 के बीच में जब भी स्टडी करते हैं, हमें ये पॉपुलेशन भी देखनी होती है जो 15 से 29 के बीच में होती है, जो लगभग आधा समय तक पढ़ाई करेगी, 15 से 23 वर्ष तक, फिर उसके बाद 6 साल काम करती है. तो क्योंकि ये सारे के सारे काम पे भी नहीं होते, ये सारे के सारे पढ़ाई पे भी नहीं होते, तो 15 से 29 साल की उम्र के भारत में 27% लोग हैं, यानी कि 15 to 64 ईयर में 68% पॉपुलेशन जो है टोटल इंडिया की, उस हिसाब से देखें तो इंडिया की टोटल इस 68% पॉपुलेशन में से इंडिया की टोटल 27% पॉपुलेशन 15 से 29 की रेंज में लाइक करती है. लेकिन सबसे बड़ी फिगर ये है, 253 मिलियन एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, यानी कि द टीनेजर्स. तो 10 से लेकर के 19 साल के बीच की 250 मिलियन की पॉपुलेशन है इंडिया में. ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, ओके. तो अगर इनकी फिगर ले लूँ, फिर ये 15 से 29 के बीच वाले 27% की बात करूँ, तो मेजॉरली अगर इंडिया की बात करें तो यूथ लेवल पर इंडिया अभी बल्ज कर रहा है. सो इंडियन पॉपुलेशन इज़ बल्जिंग एट द लेवल ऑफ द यूथ, नॉट एट द लेवल ऑफ द ओल्ड एज पीपल, एट द लेवल ऑफ द यूथ. यानी कि भारत अगर एक गुब्बारा है और उस गुब्बारे में पानी के रूप में जनसंख्या भरी हुई है, तो ये भारत रूपी गुब्बारा कहाँ से बल्ज कर रहा है? जहाँ पर यूथ का पानी, यानी कि यूथ की जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ से भारत का गुब्बारा बल्ज आउट हो रहा है, ओके. सो यूथ पॉपुलेशन इज़ बल्जिंग इन इंडिया. इंडिया इज़ हैविंग एनर्मस वर्किंग यूथ पॉपुलेशन. दैट सिचुएशन विल परसिस्ट टिल 2030. 2030 तक यही सिचुएशन परसिस्ट करने वाली है. भारत को उसे कैपिटलाइज करना है, इंडिया को उसे यूटिलाइज करना है. सो ये लिखा है कि 253 मिलियन एडोलेसेंट पॉपुलेशन. एडोलेसेंट गर्ल को पंजाबी में क्या कहते हैं? एक बार क्वेश्चन आया था पंजाब PCS में, मटियार. क्या कहते हैं? मटियार, ओके. मटियारा वही कहते हैं. वो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 द टीन होना भी. आप एडोलेसेंट के बारे में कहते हैं कि भाई इनमें बड़े हार्मोनल चेंजेस आते हैं, इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, इनके साथ बड़े तरीके से डील आना चाहिए. ऐसा सब आजकल कंटेंट क्रिएटर ये कंटेंट क्रिएट करते हैं. हम वो सब करेंगे, हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है. आगे बढ़े तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टीन एज पॉपुलेशन इज़ इन इंडिया. इंडिया हैज़ इट्स लार्जेस्ट एवर एडोलेसेंट एंड यूथ पॉपुलेशन. अब तक के भारत के इतिहास में भारत के पास अब इस समय में सबसे अधिक भारत की एडोलेसेंट और यूथ पॉपुलेशन है, एंड विल कंटिन्यू टू हैव वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड टिल 2030, एंड इज करेंटली एक्सपीरियंसिंग अ डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, अ यूथ बल्ज, ओके. तो दिस इज़ द डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी. इसे आप यूज़ करिए, अपने देश का विकास करिए. इन सब टर्म्स पे, इन सब फिगर्स पे लगातार बात होगी जब लेक्चर आगे बढ़ेगा. तो ये इसलिए दी गई आपको कि जब आगे मैं लेक्चर में इन सब को यूज़ करूँगा तो आपको ध्यान में रहे कि हाँ हमने ये बातें पढ़ी थी. लेक्चर में फिर ये फटाफट यूज़ होंगी. चलिए कुछ और चीज़ें समझिए, एक एनालिसिस ऑब्जर्व करिए. देखिए, इन इंडिया द टोटल फर्टिलिटी रेट डिफर्स अक्रॉस वेरियस वेल्थ सेक्शंस. अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर इंडिया में